आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दिए हैं, जिनके थ्रू कंट्री को हम बेटर बना सकते हैं, जैसे कि गरीबी हटाना, सबको एजुकेशन देना और एक इक्वल सोसाइटी बनाना। ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 to 51 डील करते हैं डीपीएसपी से। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 के अंदर है। देन आर्टिकल 36 to 51 डील करते हैं डीपीएसपी से। हमने बोरो करे हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 से, उन्होंने कॉपी किए थे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन 1931। देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड इट नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोवल का मतलब होता है इनोवेटिव, रिन्यूड। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भारतीय संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जो पहले किसी और संविधान में इस रूप में नहीं था। मतलब ये जो है ये मोरल गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, जहाँ गवर्नमेंट को ये सिखाया जाता है कि सरकार को कानून बनाना है। सिर्फ एक ऐसा कानून नहीं बनाना कि जो सिर्फ पनिशमेंट प्रोवाइड करे, नहीं, बल्कि एक लोगों के लिए एक सोशल और इकोनॉमिक वेलबींग के लिए काम करे, ऐसा कानून बनाना है। ऐसे स्कीम्स बनानी है, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिसमें कि लोगों की अपलिफ्टमेंट हो, सोसाइटी जो है वो बेटर हो सके। इन शॉर्ट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि लॉ शुड नॉट ओनली प्रोटेक्ट राइट्स बट इट शुड अपलिफ्ट द सोसाइटी टू। कानून सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को अधिकार प्रोवाइड करे या फिर उनके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज कर दे, नहीं, बल्कि कानून ऐसा भी होना चाहिए साथ में जहाँ पर सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की बात की जाए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम किया जाए। तो इसका मतलब ये है। देन डीपीएसपी अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों मिलकर भारतीय संविधान के कोर विजन को बताते हैं। फिलोसफी मतलब कि संविधान के विजन को बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की असली सोच क्या है, पर्पस क्या है, हमारे संविधान की वैल्यूज़ क्या हैं। फंडामेंटल राइट जो हैं वो इंडिविजुअल को राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी, हमारे पास इक्वालिटी का अधिकार है, अपना धर्म चूज करने का हमारे पास अधिकार है, ये सारी चीज़ें। वहीं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस हैं, जैसे कि सोसाइटी को इक्वल बनाना है, उसके अलावा फेयर एंड वेलफेयर जो स्टेट है वो स्टैब्लिश करनी है, तो वो सारी चीज़ें। तो जो डीपीएसपी along with fundamental rights contain philosophy of the Indian Constitution and the soul of the Constitution, कि संविधान के कोर विजन को बताते हैं, हमारे संविधान किस पर्पस से बनाया गया है, इसका मोटिव क्या है, वैल्यूज़ क्या हमारे संविधान के अंदर, वो सारी चीज़ें ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। देखते हैं तो इस चीज़ में। देन ग्रेनविल ऑस्टिन, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्शियस का मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दोनों मिलकर बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक एथिकल, मोरल और जस्ट सोसाइटी बनाने का एक रोड मैप है हमारे पास। कैसे, देखिए, जैसे कि हमारे पास एक आज के टाइम में मिड डे मील स्कीम चलती है। अब ये मिड डे मील जो स्कीम है किससे इंस्पायर्ड है, ये डीपीएसपी से इंस्पायर्ड है। पंचायती राज सिस्टम है, अब ये हमारे पास सुजेशन था पहले से ही डीपीएसपी के आर्टिकल 40 के अंदर। वहीं फ्री प्राइमरी एजुकेशन है, ये भी आर्टिकल 45 में आता है। तो ये हमारे पास पहले ही गाइडलाइन है, हमारे पास एक रोड मैप है कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स एज द कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेड डीपीएसपी आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इस चीज़ में सिर्फ आप ये याद रखें कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो डीपीएसपी है वो किस जैसे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जैसे हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। फिलहाल में सिर्फ आप इतना याद रखें कि डीपीएसपी किसके जैसे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के। अब ये जो स्लाइड है इसमें आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यूज आएंगे तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा। देन उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डीपीएसपी आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा कहा गया। नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डीपीएसपी किसके द्वारा कहा गया। उसके अलावा कौन से पार्ट में है, आर्टिकल कौन से एसोसिएटेड हैं, कहाँ से हमने बोरो किया है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये याद होने चाहिए डायरेक्टली।
सर बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल राइट्स जो हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए, एक तो जस्टिसिएबल और एक नॉन जस्टिसिएबल। तो जस्टिसिएबल में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, नॉन जस्टिसिएबल में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आती हैं। अब जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं और रेमेडी ले सकते हैं, और वहीं नॉन जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 36 और 37, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं तो 36 में तो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है और वो वही डेफिनेशन होगी जो पार्ट 3 के अंदर दी गई है। देन आर्टिकल 37 बोलता है दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। अब ये जो तीन चीज़ें हैं ये एकदम को रिलेटेड हैं। अब देखिए कैसे को रिलेटेड है। कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा क्या गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाइल शेपिंग इट्स पॉलिसी। इफ एनी गवर्नमेंट इग्नोर दैम इट विल certainly have to answer for that before the electorate at the election time। अब इनको को रिलेट करके देखिए। 37 आर्टिकल बोलता है कि ये जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, मतलब जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, मतलब कि आवश्यक हैं, बेसिक और कोर एलिमेंट हैं अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की गवर्नेंस के लिए। तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो इनको क्या करें? इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। कैसे करें? बाय मेकिंग लॉज। देन कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर दिस प्रोविजंस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो सरकार पब्लिक के प्रति जिम्मेदार है वो पार्ट 4 डीपीएसपी को हल्के में कभी नहीं लेगी। देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बोलते हैं, अब देखना ये चीज़ें कैसे को रिलेट आपको समझ में आ गई होंगी, कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते हैं अगर कोई गवर्नमेंट इनको इग्नोर भी करेगी तो हमारी कंट्री में क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्शंस होंगे। अगर ये डीपीएसपी को इग्नोर करेंगे, वैसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। अगर वो उनको इग्नोर करते हैं तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो लोग वोट ही कास्ट नहीं करेंगे उस सेम पार्टी को दोबारा से, उनकी गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी। तो इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें बात की गई कि फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, देन यहाँ पर बोल दिया कि कोई भी इन्हें इग्नोर नहीं करेगा। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बताया कि आप इग्नोर करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए को रिलेटेड है ये। वाई डीपीएसपी आर मेड नॉन जस्टिसिएबल एंड लीगली नॉन एनफोर्सेबल, कि डीपीएसपी को नॉन जस्टिसिएबल और नॉन इन्फोर्सेबल क्यों बनाया गया? देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हम इस कंडीशन में नहीं थे कि हम इन चीज़ों को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकें, तो उस पोजीशन में हमारी कंट्री थी नहीं उस टाइम पे। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, फ्रीडम फॉर ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, ये कारण थे जिनकी वजह से नॉन जस्टिसिएबल और नॉन एनफोर्सेबल बनाए गए। क्या किया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि हमारी जो कंट्री थी जब आज़ाद हुई तो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। पहले से हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको हमें रिजोल्व करना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें काम करना था। हम डायरेक्टली इनको क्या नहीं कर सकते थे? इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, उसके लिए बहुत सारा पैसा हमें चाहिए था। हमारी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया? उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से हमारे संविधान के अंदर डाल दिया। पार्ट 4 में कैसे डाल दिया कि भाई गाइडलाइन है गवर्नमेंट को, जैसे जैसे कंट्री की अपलिफ्टमेंट होगी, जैसे जैसे हम लोग इस पोजीशन में आएंगे कि हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन पर कानून बनाए और इनको इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि डीपीएसपी में पंचायती राज सिस्टम है, मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, वो चीज़ें हमने क्या किया? अलग से कानून बनाए और उनको इम्प्लीमेंट किया। इस चीज़ से भी रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल में इतना ही याद करें कि नॉन जस्टिसिएबल ये किस वजह से हैं। उसके कारण ये 3 हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड फ्रीडम फॉर ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन। देन डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, कि डिफरेंस क्या है
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 है, डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 51 है। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, नेगेटिव ऑब्लिगेशन, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। अब ये कैसे कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्टेट फ्रॉम इंटरफेरेंस, कि स्टेट जो है हमारे अधिकारों को क्या नहीं कर सकती, वोलेट नहीं कर सकती, तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, डायरेक्ट द स्टेट टू एक्ट फॉर वेलफेयर, कि भाई स्टेट को डायरेक्शंस देते हैं कि आपको स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करना है, तो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होगी। देन नेचर, ये जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोई वोलेशन है, डीपीएसपी में हम नहीं जा सकते। पर्पस वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के अधिकारों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी, एंश्योर इक्वालिटी। वहीं डीपीएसपी क्या करते हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एनफोर्सेबिलिटी अभी बताया कि सिटीजन कैन मूव टू द कोर्ट इफ राइट्स आर वोलेटेड एंड नो लीगल रेमेडी फॉर द नॉन इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंट नहीं भी करती है सरकार तब भी आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि आप इसे इम्प्लीमेंट करें, सो कोई लीगल रेमेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, डीपीएसपी के लिए। जैसे कि यूसीसी है, क्या आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट कराएं यूसीसी को? नहीं, क्योंकि कोई लीगल रेमेडी नहीं है, बट स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन ज़रूर है। देन फोकस इंडिविजुअल सेंट्रिक है और ये स्टेट सेंट्रिक, सोसाइटी सेंट्रिक है। इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कन्फ्लिक्ट, अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए तो जर्नली जो है वो फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करते हैं। वहीं डीपीएसपी आर सबसर्विएंट टू फंडामेंटल राइट्स बट रीसेंट अमेंडमेंट एम टू बैलेंस बोथ, मतलब रिसेंटली आप नेक्स्ट वीडियो में देखना हम कुछ डिस्कस करेंगे जिसमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बैलेंस करते हैं, क्योंकि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये याद रखें कि डीपीएसपी आर सबसर्विएंट टू द फंडामेंटल राइट्स, मतलब इनको लेस कंसीडर किया जाता है एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल राइट्स, कि कंसिडर्ड लेस इम्पोर्टेंट। डीपीएसपी जो है इनको थोड़ा कम इम्पोर्टेंट मानते हैं एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिलेटेड होगी डीपीएसपी पार्ट 2, तो आपको उसे भी देखना है।